गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं डॉक्टर श्याम। हमारा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो मैंने आपको परासरण, विसरण का न्यूनता, ऑस्मेटिक प्रेशर, परासरण का ओपी, टीपी, डीपीडी और आपको मैंने इसके अंदर जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य कुंचन, ठीक है, उसके बाद अंत्य परासरण, बाह्य परासरण, ये समस्त टॉपिक कराने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल अवशोषण। देखिए, जल अवशोषण के लिए पादप जो है जल अवशोषण कैसे करते हैं, उनके लिए अवशोषण जल कहां से आएगा। तो सबसे पहले इस चीज को हम समझने के लिए सबसे पहली चीज आती है वो है मृदा जल। मृदा जल क्या है? अर्थात मृदा में उपस्थित जल, ठीक है, वो चाहे कहीं से भी आए, चाहे वर्षा के द्वारा हो, चाहे अपने द्वारा दिया गया हो, जो मृदा के अंदर जो उपस्थित होता है वह मृदा जल कहलाता है। ठीक है, मृदा जल जो है वो 3 प्रकार का होता है। मैं आपको बता दूं कौन कौन सा है। होलार्ड, संपूर्ण जल, मृदा में संपूर्ण जो जल होता है, संपूर्ण जल को हम कहते हैं होलार्ड। ठीक है, संपूर्ण जल जो होता है वो कहलाता है आपका होलार्ड। ठीक है, और होलार्ड में से जितने जल की मात्रा पादपों को उपलब्ध होती है, इस संपूर्ण जल में से जितने जल की मात्रा पादपों को क्या होती है, उपलब्ध होती है, मात्रा उपलब्ध होती है, वह कहलाता है चेसाट। क्या कहलाता है? चेसाट। ठीक है, और उसके बाद जल की वह मात्रा जो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं की जाती, ठीक है, जो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं की जाती वह इकार्ड कहलाता है। ठीक है, होलार्ड, जल की संपदा व संपूर्ण जल जो है वो होलार्ड कहलाता है, अर्थात संपूर्ण मृदा जल जो होता है उसे हम होलार्ड कहते हैं। चेसाट, जितने जल की मात्रा पादपों को उपलब्ध होती है, अर्थात जिस जल का उपयोग पादप करते हैं, अर्थात वह जल जो केशिका या मृदा में उपस्थित वह जल जो पादप उसको उपयोग करते हैं, चेसाट कहलाता है। और वह जल जिसका पादप उपयोग नहीं कर सकते, पादप अवशोषण नहीं कर सकते, वह जल आपका जो है इकार्ड कहलाता है। ठीक है, पादपों को उपलब्ध होने वाले मृदा जल को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा जल है जो पादपों को उपलब्ध होता है, उसके आधार पर। नंबर 1 है आपका गुरुत्वीय जल। देखिए, गुरुत्वीय जल क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि मान लीजिए तेज अच्छी सी बरसात हुई, हम सभी जानते हैं जल जो है वो मोस्टली जल जो है वो या तो जमीन के अंदर जाता है या बह जाता है। ठीक है, तो वह जल क्या होता है, पादपों को ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता, अर्थात वह जल की वह मात्रा जो क्या होती है, जमीन की गहराई में चली जाती है। ठीक है, और वह इतनी गहराई चली जाती है जो इसको पादप क्या नहीं कर सकते, अवशोषित नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय जल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जल जो है इसे कहते हैं। यह जल जो होता है वह पादप की जड़ों से बहुत दूर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय जल कहते हैं। इसे ऐसे कह सकते हैं, ये जो जल है वो पादपों को उपलब्ध नहीं होता। नंबर 2, बाह्य जल, अर्थात बहने वाला जल। ठीक है, जो मृदा की सतह पर क्या रहता है, बहता हुआ रहता है, उसे हम बाह्य जल कहते हैं। तीसरा है केशिका जल। कौन सा है? केशिका जल। अब देखिए, भूमि में जब जल प्रवेश करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो जल भूमि के अंदर या गुरुत्वाकर्षण सतह पर चला जाता है, उसके अलावा जो भूमि का जल जो ऊपरी सतह में बचा रहता है वह हमारा केशिका जल कहलाता है। ये केशिका जल जो होता है वो पादपों को सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो मृदा का जो मुख्य जल होता है वह केशिका जल के रूप में होता है, जिसका जो है पादप जो है वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, और नंबर 4 पर आता है आपका आर्द्रताग्राही जल। ठीक है, ये क्या है, आर्द्रताग्राही जल जो होता है वो ससंजन बल के द्वारा, जल समान ससंजन बल, और ससंजन बल जो होता है, ससंजन बल बंधे हुए जो जल रहता है, अर्थात जो जल मृदा जल जो है वो पादप की वाहिकाओं, वाहिनिकाओं, या ऐसे कह सकते हैं उनके जो जाइलम है उसमें आपस में बंधा हुआ जल जो होता है वो आपका क्या रहता है, आर्द्रताग्राही जल कहलाता है। ऐसे कह सकते हैं इस जल की सूक्ष्म मात्रा को पादप सूक्ष्म मात्रा को ये क्या करते हैं, अवशोषित कर पाते हैं। तो हमारा 4 का जल हो गया गुरुत्वीय जल, वह जल जो भूमि के अंदर चला जाता है, ठीक है, जो पादपों के लिए उपयोगी नहीं होता, अर्थात इसका पादप क्या नहीं कर सकते, अवशोषण नहीं कर सकते। दूसरा बाह्य जल जो जमीन पर बहता हुआ रहता है, बह जाता है, जिसका पादप बहुत कम उपयोग कर पाते हैं। केशिका जल, जिसका पादप संपूर्ण मात्रा में अधिकतम उपयोग करते हैं, पादप अधिकतम उपयोग करते हैं, इसे कहते हैं केशिका जल।
ठीक है। अर्थात यह जो जल जो है गुरुत्वीय जल के बाद जो जल बचता है जमीन के कणों में जो जल विद्यमान रहता है वह केशिका जल के रूप में रहता है और पादप इसका अधिकतम मात्रा में जो क्या करते हैं उपयोग करते हैं। आद्यग्राही जल जो होता है आपस में संसंजन बल के द्वारा ये जो जल के अणु बंधे रहते हैं, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि कोलाइडी अणुओं से ये आपस में बंधे हुए रहते हैं और ये जल जो है उसकी कुछ मात्रा जल जो पादप जो है क्या कर लेते हैं अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें शुष्कता क्या है। शुष्कता किसे कहेंगे? शुष्कता मीन्स पानी की जल की कमी होना, शुष्क होना, अर्थात जल की होना कमी होना शुष्कता कहलाती है। अर्थात वहां पर जल की मात्रा उपलब्ध नहीं हो, ठीक है, या जल की मात्रा उपलब्ध तो है लेकिन पादप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो, ऐसी जो स्थिति होती है उसे हम शुष्कता कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, नंबर 1 भौतिक शुष्कता और नंबर 2 कार्य शुष्कता। भौतिक मीन्स फिजिकल रूप से मान लीजिए कहीं जल उपलब्ध नहीं है, जैसे मरुस्थल है, ठीक है, फिजिकल रूप से कहीं जल उपलब्ध नहीं है उसे हम क्या कहते हैं फिजिकल शुष्कता या भौतिक शुष्कता कहते हैं। ठीक है। अर्थात वहां पर जल उपलब्ध है ही नहीं, वो कहलाती है अभी फिजिकल शुष्कता। उसके बाद आती है अभी कार्य शुष्कता, अर्थात जल तो उपलब्ध है, जैसे ये तो आ गया अपना मरुस्थल वाला भाग हो गया। अब कार्य में क्या होता है, जैसे जल तो उपलब्ध है लेकिन मान लीजिए वहां लवणों की अधिक मात्रा है, जल कैसा है लवणीय जल है जिसको पादप उपयोग नहीं ले सकते, तो वो पादपी कार्य की शुष्कता में के अंतर्गत आता है। अर्थात शुष्कता दो प्रकार शुष्कता वह होती है जहां पर क्या होती है जल की कमी, अर्थात जल की कमी या ऐसा जल जिसको पादप उपयोग नहीं ले सकते, शुष्कता कहलाती है। दो प्रकार की, भौतिक जहां जल उपलब्ध नहीं हो, कार्य की जहां पर जल तो उपलब्ध है लेकिन पादप उसका उपयोग करने में क्या है अक्षम है या कार्य के रूप से उसको जल को पादप उपयोग नहीं ले सकते। ठीक है, ये आपका हुआ शुष्कता। उसके बाद आती है जल धारण क्षमता। भाई जल धारण क्षमता क्या है, हम इसको कैसे समझे? ठीक है, तो देखिए क्या है, गुरुत्वीय बल के द्वारा, अब देखिए जानते हैं गुरुत्वीय बल क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर से लगने वाला बल क्या कहलाता है गुरुत्वीय बल कहलाता है, अर्थात नीचे की ओर खींचने का कार्य करता है। ठीक है, हमारा जो पेन है मान लीजिए इसको ऊपर से नीचे पटकूं तो ये गुरुत्वीय बल के कारण कहां जाएगा नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल के कारण जो जल जो है भूमि के अंदर बचा रहता है, अर्थात गुरुत्वीय जल के अलावा जो जल भूमि के अंदर बचा हुआ है, ठीक है, ये जो जल की मात्रा है, ये जो जल का जो जल है, ये जल जो है या इसको ऐसे कह सकते हैं ये बचा हुआ जल जो है वो भूमि की जल धारण क्षमता कहलाता है। अर्थात भूमि ने उस जल को क्या कर लिया धारण कर लिया, गुरुत्वीय जल के बाद नीचे नहीं गया, बच गया, अर्थात गुरुत्वीय जल के बाद बचा हुआ जल, ठीक है, क्या कहलाता है आपका उस जमीन की या उस मृदा की जल धारण क्षमता कहलाता है। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं कि मृदा के प्रति इकाई सुषमार द्वारा धारण किए जाने वाला वह उच्चतम जल की मात्रा को हम क्या कहते हैं उस क्षेत्र की या क्षेत्र क्षमता कहते हैं, या उसकी उस क्षमता जल धारण क्षमता कहते हैं जिसको वो उसने क्या कर लिया धारण कर लिया, रोक लिया, जो पादपों को अधिकतम मात्रा में उपलब्ध हो सके, उसे हम कहते हैं जल धारण क्षमता। उसके बाद स्थायी मलानी प्रतिशतता। देखिए स्थायी मलानी प्रतिशतता, मलानी क्या होती है, हम अक्सर देखते हैं गर्मियों के टाइम पे, आपने देखा होगा आपके आसपास ही पेड़ पौधे रहते हैं, आपने देखा होगा पादप पत्तियां मुरझा जाती हैं, क्या होता है पत्तियां मुरझा जाती हैं और मुरझाने के बाद होता क्या है वो मान लीजिए पानी देते हैं तो दोबारा क्या हो जाती है खिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वो उसको पानी नहीं दिया जाए, जल नहीं दिया जाए और वो जल लेने में अक्षम हो और जो है वो मतलब मुरझा जाए, वह उसकी क्या हो जाती है मलानी अवस्था कहलाती है और उस अवस्था को अपन स्थायी मलानता कहते हैं। ठीक है, स्थायी मलानता प्रतिशतता जो है ब्रिंक्स और सक्सेना नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इसका नामकरण किया था। इनके अनुसार जो है ऐसे कह सकते हैं कि जब मृदा जल की वह प्रतिशतता जबकि उसमें उगे हुए पौधे की पत्तियां प्रथम बार स्थायी मुरझान प्रस्तुत करें या प्रदर्शित करें, इसे हम मृदा की स्थायी मलानता या गुणांक कहते हैं। ठीक है, इस शब्द का गठन में बताया था वो ब्रिंक्स और किसने किया संजय किया था। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि मृदा में उगे हुए परीक्षण पादप, हम क्या कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं मृदा में उगे हुए परीक्षण पादप द्वारा समस्त जल के निष्कासन के बाद, मतलब उसमें सारा जल निकल गया, किसके द्वारा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, समस्त जल के निष्कासन के बाद इसमें बचे हुए जल की प्रतिशतता को, जो जल बचा हुआ है उसकी प्रतिशतता को मलानी स्थायी मलान प्रतिशतता कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं स्थायी मुरझान बिंदु भी कहते हैं। सिंपल भाषा समझिए आप, किसी पादप को आपने उगाया हुआ है, ठीक है, किसके लिए
प्रयोग के लिए। ठीक है, अब जो उपलब्ध जल है वो उपलब्ध जल सारा क्या हो गया, निकल गया। निकलने के बाद जो बचा हुआ जल है, ठीक है, वो तो क्या कहलाती है, अभी क्या कहलाती है, स्थायी मलानी प्रतिशतता कहलाती है, स्थायी मुरझान। और ये बिंदु जो है उसे हम स्थायी मुरझान बिंदु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका संपूर्ण मृदा नमी प्रतिबल। इसका जो नाम दिया था वो बेडले और एयर्स ने दिया था, बेडले और एयर्स ने दिया था। इन्होंने बताया कि मृदा विलयन का कुल परासरण दाब, अब आप समझ जाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर, मृदा विलयन का कुल परासरण दाब तथा प्रतिरोध में सम्मिलित, प्रतिरोध में इसको रोकने वाले, प्रतिरोध में सम्मिलित संपूर्ण योग को या सम्मिलित योग को संपूर्ण मृदा प्रतिबल कहते हैं। अर्थात जल अवशोषण के लिए आवश्यक है कि पौधे के अंदर संपूर्ण मृदा प्रतिबल क्या हो जाए, निष्प्रभावी हो जाए। अर्थात वहां प्रतिरोधकता जो है वो सारी खत्म हो जाए और वह जल का अवशोषण कर सके। तो क्या कहलाता है, इसके अनुसार क्या हुआ, मृदा विलयन का कुल परासरण दाब तथा प्रतिरोध के सम्मिलित योग को, परासरण दाब और प्रतिरोध के सम्मिलित योग को क्या कहते हैं, संपूर्ण मृदा नमी प्रतिबल कहते हैं। इसका नाम बेडले और एयर्स ने दिया था। ठीक है, जल अवशोषण के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण मृदा नमी प्रतिबल क्या हो जाए, निष्प्रभावी हो जाए, खत्म हो जाए, तो वह जल क्या करेगा, जल का पादप अवशोषण कर सकता है। ठीक है, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि संपूर्ण मृदा नमी प्रतिबल इतना अधिक हो जाए कि पौधे इसे निष्प्रभावी करने में अक्षम हो जाए। ये संपूर्ण मृदा नमी प्रतिबल इतना बढ़ जाए कि पौधे से निष्प्रभावी नहीं कर पाए, तो वह पादप जो है वो स्थायी मलान या पादप जो है वो क्या जाते हैं, मुरझा जाते हैं, क्योंकि वह जल का अवशोषण नहीं कर पाता। इसलिए आवश्यक है कि जल अवशोषण के लिए संपूर्ण मृदा नमी प्रतिबल जो क्या हो जाए, कम हो जाए, निष्प्रभावी हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका संपूर्ण मृदा नमी प्रतिबल। उसके बाद आता भौमजल स्तर, मतलब भूमि का जल स्तर। ठीक है, भौमजल स्तर क्या है भाई, गुरुत्वीय जल का, किसका, गुरुत्वीय जल का मृदा के जिस बिंदु अथवा स्तर पर क्या होता है, स्थायी संचयन होता है। भौमजल हम आप सभी जानते हैं, देखिए आजकल पहले कुआं होते थे, आपको ध्यान है, पहले हमारे आसपास कुआं जिनसे हम सिंचाई खेती किया करते थे, बावड़ी तालाब ये हुआ करते थे। ठीक है, तो क्या था पहले जो था ये था कि भाई ये पानी जल स्तर ऊंचा था। ठीक है, भौमजल नहीं, पहले केस का जल उपस्थित हुआ करता था, तो हम आसानी से सिंचाई कर लेते थे, भाई क्या लगा दिया, पाइप लगा दिया, इंजन लगा दिया। आजकल हम बोरिंग करवाते हैं, क्या करवाते हैं, बोरिंग करवाते हैं। और बोरिंग भी आपने देखा होगा 450 फीट, 500 फीट, 600 फीट। क्यों, क्योंकि मृदा जल जो है वो, गुरुत्वीय जल जो है वो नीचे तक चला गया। तो जिस स्तर पर गुरुत्वीय बल जिस स्तर पहुंचा है, गुरुत्वीय जल स्तर पर जल जहां उपस्थित है, वह जो है भौमजल स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, भौमजल स्तर। कौन सा जल, गुरुत्वीय जल। तो हम जो भी आहरण कर रहे हैं, हम जो अभी उपयोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम भौमजल का। कैसा कर रहे हैं, भौमजल का। भूमि के अंदर उपस्थित गुरुत्वीय जल का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं बोरिंगों के द्वारा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मृदा, गुरुत्वीय जल मृदा के जिस स्तर पर जाकर रुकता है या स्थायी संचयन होता है, उस वह बिंदु जो है भौमजल स्तर कहलाता है। ठीक है, अर्थात पादप की जड़ों से यह जल बहुत दूर होता है, इतनी लंबाई तक पादप की जड़ें नहीं जाती, अर्थात पादप इसका अवशोषण नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, बोरिंग वगैरह का इस्तेमाल करके इस जल को भूमि की सिंचाई के उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब है जल का केशिका संचलन। अब देखिए मैंने बताया था आपको, केशिका संचलन मतलब केशिका जल, वह जल जो मृदा में उपस्थित है, वह जल जो क्या है, मृदा में उपस्थित है, जिसका पादप जो है वो क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वह जो है जल कहलाता है आपका जल का केशिका, जल केशिका जल। ठीक है, और इसका संचयन जो होता है वह आप सभी जानते हैं कि क्या होगा, आर्द्र जो जल होगा वह शुष्क जल की ओर प्रवेश करेगा। कहां जाएगा, शुष्कता की ओर प्रस्थान करेगा जल। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि मृदा की ऊपरी सतहों में जल का केशिकाओं का संचलन होता है। ठीक है, अर्थात ऊपरी सतह पर। ठीक है, इससे जल आर्द्र क्षेत्रों से, आर्द्र मींस गीले, आर्द्र क्षेत्रों से शुष्क क्षेत्रों को क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, यही कारण है कि शीर्ष मृदा स्तर दिन में शुष्क रहती है। आपने देखा होगा दिन के समय में भूमि जो होती है, सर्दियों में आप सभी देखते हैं भूमि जो है सूख जाती है। ठीक है, लेकिन सुबह जब हम देखते हैं ओस की बूंदा जब गिरती हैं तो भूमि क्या हो जाती है, आर्द्र हो जाती है। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, रात्रि उपलब्धि कहते हैं।
क्या कहते हैं इसे, रात्रि उपलब्धि। रात के समय में भूमि क्या हो जाती है, नम हो जाती है और यह कहलाती है आपकी रात्रि उपलब्धि कहलाती है। ठीक है, अब देखिए आप एक बात सुनिए कि भाई पादप में जल अवशोषण के लिए क्या क्या अंग उपयोगी होते हैं, जल अवशोषण पादप कैसे करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पादप जल का अवशोषण कैसे करते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा एक बिंदु मैं आपको बता देता हूं। देखिए पादपों के अंदर जड़ जो होती है, जड़ की इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है उसमें आपने देखा होगा ये 3 क्षेत्र होते हैं जड़ जड़ में। तीन क्षेत्र होते हैं, कौन कौन सा, ये तो होता है आपका विभाजन क्षेत्र या विभज्योति क्षेत्र। ठीक है, ये होता है आपका विवर्धन क्षेत्र और ये होता है आपका परिपक्व क्षेत्र। ठीक है, और ये होती है आपकी रूट कैप। ठीक है, ये समय संरचना होती है। क्या होता है, परिपक्व क्षेत्र से मूल रोम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, परिपक्व क्षेत्र से मूल रोम निकलते हैं। ठीक है, परिपक्व क्षेत्र से जल के परिपक्व क्षेत्र जो होता है उससे मूल रोम निकलते हैं और ये मूल रोम जो होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। अर्थात जल का जो अवशोषण होता है वह पादप जड़ के परिपक्व क्षेत्र से निकले हुए मूल रोमों के द्वारा होता है। और होता कैसे है ये आपको पहले बता चुका हूं। हमको यहाँ पर ध्यान आएंगी ओपी, डीपीडी और टीपी। ये की परिभाषा हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बढ़ रहा है तो क्या होगा, डीपीडी बढ़ रहा है तो क्या होगा, टीपी बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये हमें नॉलेज है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इस जल की संरचना में कि सबसे ऊपर का क्षेत्र जो होता है वो रूट कैप कहलाती है। यह पादप की जड़ को क्या करता है, टूटने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर जो भाग होता है वह विभज्योति क्षेत्र होता है। अर्थात इस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार क्या करती हैं, विभाजन करती रहती हैं। ठीक है, और दूसरा क्षेत्र है विवर्धन क्षेत्र, जहां पर कोशिकाएं लगातार अपने आकार में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। और तीसरा जो क्षेत्र है आपका ये परिपक्व क्षेत्र कहलाता है। अर्थात कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में पूर्ण वृद्धि करने के बाद अपना कार्य की जो है बंटवारा कर लेती हैं, अपने अपने कार्यों में लग जाती हैं और इसी क्षेत्र से क्या निकलती हैं, मूल रोमों का निर्माण होता है जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। मूल रोम, तो जल अवशोषण का मेन काम कौन करेगा, मूल रोम जो होते हैं वह जल अवशोषण का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं मैंने बताया आपको, ओपी, डीपीडी और टीपी में पता होना चाहिए। इसकी क्रियाविधि समझाने के लिए मैं आपको कल बताऊंगा। तो मैंने ये बताया आपको मूल रोम जल अवशोषण का कार्य पादप में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसकी क्रियाविधि बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।